के साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार का बाग लगाकर किसान ले अधिक आमदनी। अरहर की फसल में खरपतवारों का समन्वित नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अनार के नए बाग स्थापित करने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए पौधरोपाई का सही समय है। तो आप अनार की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पौधरोपण किस प्रकार से करें, जिससे आगे चलकर आपको बाग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके समस्त जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के कृषि विशेषज्ञ प्रवीण बड्डे। अनार की खेती के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आज कल अनार का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अनार एक ऐसी फसल हो गई है जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसकी जो खेती कैसे की जाए, इसकी चर्चा करना चाहूँगा। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। किसान भाई, इसके लिए हमें जो मिट्टी है, वैसे तो अनार सभी मिट्टी में हो जाता है, परंतु रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास की अच्छी सुविधा हो, साथ ही जल धारण क्षमता भी हो। इसमें जो की जाने वाली क्रिया है, जैसे कि रोपण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किस्मों का सिलेक्शन। किस्मों के सिलेक्शन में हमें किस्में तो बहुत सारी है, लेकिन किसी क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो अपने अनार की किस्में, इसमें गणेश है, ज्योति है, मृदुला है, भगवा है, सुपर भगवा है और अरक्ता है। इसमें आजकल भगवा तथा सुपर भगवा काफ़ी प्रचलित किस्में हैं, जो कि जिनका बीज काफ़ी मुलायम होता है तथा फल का आकार भी काफ़ी अच्छा होता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। रोपण में हमें ध्यान रखने की बात यह है कि आजकल सघन बागवानी का कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कि हम 5x2 मीटर पे भी इसके पौधों को लगा सकते हैं, जिसमें कि 1000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधे आते हैं। इसके साथ में यदि 5x3 पे लगाते हैं तो 666 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। 4.5x3 मीटर पे यदि हम लगाते हैं तो 740 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। लेकिन जो इसकी सामान्यतः दूरी है 4 से 5 मीटर के हिसाब से इसका वृक्षारोपण सामान्य दूरी पे किया जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम,
DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। किसान भाई, इसके साथ में हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सिंचाई के लिए हमें वैसे तो सामान्यतः फ्लड सिंचाई की जाती है, परंतु यदि ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाए तो उससे उत्पादन क्षमता के साथ साथ जो जल की मात्रा भी कम लगती है तथा उपज अच्छी प्राप्त होती है। ट्रेनिंग प्रूनिंग जिसे कटाई छटाई या सदाई कहते हैं, यह भी अनार की फसल में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो सदाई है उसमें एक तो मतलब एक तना मतलब जिसे सिंगल स्टेम कहते हैं और दूसरा बहु तना मतलब कि मल्टी स्टेम के आधार पे इसकी सदाई की जाती है। तो इसमें एक तना में एक ही शाखा को बढ़ने दिया जाता है और साथ में पौधे के आकार को मेंटेन किया जाता है। बहु तना में एक पौधे से काफ़ी शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है तथा उसमें फल आने दिया जाता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो आज अनार हर घर में पहुंच चुका है और हर परिवार में इसका सेवन किया जाता है। अनार काफ़ी अच्छा औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई, इन्हीं सब बातों का ध्यान हम अनार की खेती में रखते हैं तो अच्छा सफल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सजा, घंटों पेड़ से बांधकर काटे बाल, पुलिस ने दोनों को भीड़ से छुड़वाया। इंदौर में ओवरटेक से नाराज कार सवारों ने किया हमला, 2 सगे भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक भाई की परिस्थिति गंभीर। इंदौर में मॉल के बाहर OMG2 फिल्म का विरोध, परशुराम सेना ने जलाया अक्षय कुमार का पुतला, फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति। उज्जैन में लोकायुक्त में पदस्थ 2 आरक्षकों को 5 साल की सजा, 2016 सिंहस्थ कुंभ मेले में हॉस्टल से विस्फोटक मिलने का मामला। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन खरपतवारों के प्रकोप से अरहर की बढ़वार प्रभावित होती है और कीट रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे फसल के उत्पादन कमी में भारी कमी आती है। तो आप कैसे करें खरपतवारों का समन्वित नियंत्रण, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सौरभ चौधरी। अरहर एक दलहनी पौधे हैं जो कि भारत ही नहीं अपने राज्य में मुख्य रूप से की जाती है। इसका बुआई जून लास्ट सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाती है
और इसकी दूरी दोनों लाइन के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। दोनों लाइन की दूरी ज़्यादा होने से इसके बीच में अच्छा खासा गैप रहता है, जो कि खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार उगने का मुख्य साधन है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों, व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। साथ ही साथ इनिशियल शुरुआती के दौर में अरहर जो होते हैं वो स्लो ग्रोथ होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। इसके कारण खरपतवार उसको ढक लेता है। कुछ दिन में देखिएगा 25 से 30 दिन के बाद अरहर के पौधे देखेंगे नहीं, सिर्फ खरपतवार दिखेंगे। खरपतवार में मुख्यतः मोथा, इम्पेटा सिलेंड्रिका, कोमिनिला बेंगेलसिस, एमरेंथस, इम्पेटा सिलेंड्रिका, जो कि घास कुल का भी होता है, चौड़ी पत्ती का भी होता है। मिला जुला के सभी प्रकार के खरपतवार उसमें पाए जाते हैं, जो कि खरीफ मौसम में पाए जाते हैं। इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा, पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों इत्यादि कारणों से होता है। फसलों में खरपतवार से न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी यह नुकसान 100% तक भी पहुंच जाता है। इसका नियंत्रण वैसे तो आप ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग गांव देहात में करते थे उस हिसाब से करते थे, लेकिन इसमें समय की लागत और नुकसान होता है। और साथ ही साथ अपने बिहार राज्य में अभी देखा गया है कि धान के खेत में मानव आदमी जो लेबर होते हैं, जो काम करने वाले थे, उसका स्कार्सिटी होता है पीक पीरियड में। इसीलिए हम लोग केमिकल वीड मैनेजमेंट को सलाह देते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव होता है, कम समय में जल्दी कंट्रोल होता है और पैसे की बचत होती है। इसमें क्या करते हैं, लगाने से पहले जिस खेत में लगाते हैं उसमें देख लेते हैं कि अगर ज़्यादा खरपतवार है तो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके उसको आप पूरा जला दीजिएगा खरपतवार को। उसके बाद जब क्लीन हो जाएगा तो अच्छे से पाटा लगा के आप 75 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप अरहर की पौधे लगाइए। उसके बाद अगर ज़्यादा खरपतवार निकल रहा है तो प्री इमर्जेंस पेंडिमिथिलिन, जो कि 30 EC के मार्केट से स्टॉर्म नाम से मार्केट में मिलता है, जो आप 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करिए। यह एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, जो कि आपको खरपतवार निकलने नहीं देगा। वो 0 से 3 लगाने से 3 दिन तक आप उसका स्प्रे कर दीजिएगा। जो जब स्प्रे करते हैं उस समय भूमि में मॉइस्चर, नमी की मात्रा होना चाहिए। इसी तरह अलग और खरपतवार नियंत्रण है, जैसे परसूट, इमेजाथाइपर, जिसको आप इमेजाथाइपर बोलते हो, मार्केट में आप परसूट के नाम से मिलेगा। आप इसकी मात्रा 400 से 600 ml प्रति हेक्टेयर 300 से 500 लीटर पानी में मिला के आप इसको कम से कम 21 से 25 दिन के अंतर में इसका स्प्रे कर दीजिए। कोई भी खरपतवार नहीं मिलेगा। हाँ, ज़्यादा देरी करेंगे, मोर देन 25 दिन, तो इस केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सॉइल मिट्टी पे नहीं पड़ेगा और साथ साथ इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण में जैसे कि आप इसका देखिएगा, ये ज़्यादा अवधि को होता है तो 25 दिन 2 निकाई गुड़ाई कर दीजिए। अगर आदमी की ज़्यादा मात्रा है तो आप अन्य हाथ से भी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। 25 दिन में पहला और 45 दिन में दूसरा। इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फसल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। इस तरह से अरहर जो है हमारे इस जो खरपतवार नियंत्रण जो अच्छे से हो जाएगा तो इसकी पैदावार 3 से 4 गुना बढ़ जाती है।
और इस तरह से किस्म का चयन कर अच्छे से करिए। उसका जो कीड़ा मकोड़ा उस अच्छे से उसका मैनेजमेंट प्रबंधन करने से भी उसका उपज, अरहर का उपज बढ़ जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ सकती है धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें, भगवान सहस्त्रबाबू पर विवादित बयान देने का मामला भोपाल जिला कोर्ट में परिवाद मंजूर। भोपाल में नेहरू नगर में बने गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का मामला, 11 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में फरार और इनामी बदमाशों की धरपकड़ तेज, 300 पुलिसकर्मी कॉम्बिंग गश्त पर। गश्त के दौरान दोनों जोन के आला अधिकारी रहे मौजूद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में बारिश के महीनों को छोड़कर बाकी महीनों में पानी की बड़ी किल्लत रहती है। ऐसे में यदि आप फार्म पोंड में इस बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको गांव बहराना जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवा रहे हैं, जो फार्म पोंड में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। और ये किसान बत्तख और मछली पालन के साथ साथ कई फार्म पोंड के पानी को फसलों में उपयोग करते हैं। तो ये फार्म पोंड किस प्रकार से उपयोगी साबित हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसा किसानों की इनकम डबल 3 गुना 4 गुना करनी है, उसके अंदर हमारे इस फार्म पे ये पॉन्ड भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। देखिए, एक तो इसमें 2 नाव हैं, जो भी कृषि पर्यटन के लिए लोग आते हैं हम बोट की सवारी करवाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सरकार की सब्सिडी से 5 लाख रुपए मिले, तो फ्री का पॉन्ड है, फ्री का पानी है, उसके अंदर मछली पालन, मछली से इनकम ले रहे हैं, बतख से इनकम ले रहे हैं। कम खर्च में मछली के साथ बतख पालन है लाभकारी। बतख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बतख पालन में कम जोखिम होता है। बतख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बतख की मांग अधिक है। बतख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बतख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद ही कम है, इसलिए मछली सह बतख पालन करके इससे 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। कोई किसान भाई चाहे तो इसके अंदर सिंगाड़े भी कर सकते हैं, अजोला भी कर सकते हैं, उसके अलावा मोती पालन भी किया जा सकता है। तो कई काम इस एक पॉन्ड के अंदर किया जा सकते हैं। उसके अलावा इसी पॉन्ड से सारे फार्म जुड़ा हुआ है, सिंचाई करते हैं। ये आप इधर वाला पाइप है, ये तो देखिए कि सोलर से चल रहा है। ये वाला पाइप है, सोलर से सिंचाई हो रही है दिन में, और ये वाला बिजली से है। और इस फार्म पे 42.5 किलोवाट सोलर का कनेक्शन है, जिसमें 20 किलोवाट तो चदरों के ऊपर लगा हुआ है और बाकी ट्यूबवेल और पॉन्ड में लगा हुआ है। यानी बिजली का खर्च बिल्कुल 0 है। जैसा मैंने पूर्व में बताया ना कि खाद का हमारे यहाँ 0 है, बीज का आधा है, और बिजली पानी का खर्चा 0 है। उसके अलावा निराई गुड़ाई जो दूसरी है वो उनसे कर रहे हैं, ऊँट बैलों से, वो करीब 50% है। लेबर ज़रूर थोड़ा सा लगता है, तो अच्छा है, 4 आदमियों को रोज़गार मिल रहा है। इस तरह से मेरे किसान भाइयों से कहना है कि अकेले पौंड से ही आप सरकार की सब्सिडी से पौंड बना कर इससे काफ़ी फायदे ले सकते हो। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए इन किसान भाई ने फार्म पॉन्ड बनाया, और ये किसान इन फार्म पॉन्ड में वर्षा के जल को इकट्ठा करके विभिन्न कार्यों के उपयोग में ला रहे हैं, जिससे इनको पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है। उसके अलावा बतख से, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 4 फायदे हैं। उसके अलावा बतख का वेस्ट और फिश का वेस्ट है,
वो दोनों घुल के ये पानी देखिए बिल्कुल ग्रीन है, ये ग्रीन पानी है। तो इसमें 25% खाद हो गया इनके वेस्ट से। अब ड्रिप से हम पूरे फार्म पे जब ये इससे देंगे तो हमें ये समझिए 25% खाद कम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ही बहुत अच्छा खाद है। मछली सह बतख पालन के फायदे हैं अनेक। बतख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बतख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बतख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है। मछली के तालाब में बतख रहने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। बतख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती है। बतख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रित कर देती है। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बतख खा जाती है। इस तरह से मछली सह बतख पालन करना लाभकारी है। तो इस तरह से किसान भाइयों से मेरा ये कहना है कि पौंड बनाकर इसके 4 फायदे लीजिए, 5 फायदे लीजिए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। और जहाँ जिन किसानों के पानी की कमी है या पानी नहीं है, इस तरह से वो छोटे छोटे जो आपके कमरे हैं, आपका शेड है, छप्पर है, उनका पानी इकट्ठा कर लीजिए। उसके अलावा आपके खेत का बह के जो पानी बाहर जा रहा है उस पानी को रोक के इसके अंदर कर लीजिए। और इन सारे कारणों से भी किसी किसान भाई के अगर पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि जिस तरफ आपकी रेतीली ज़मीन या कोई है वहाँ बारिश में आप मल्चिंग कर दीजिए तो खरपतवार भी नहीं होगी और मल्चिंग के ऊपर से पानी इकट्ठा होकर सारा पौंड के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस फार्म पे 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया है। कोई किसान भाई 90,000 से लेके 20 लाख तक का फार्म पौंड की सरकार की योजना उनका लाभ उठाइए। और बिना आपकी ज़मीन में पानी नहीं है उसके बिना भी आप इस तरह से खेती करके और 4 फायदे और भी अन्य इस पौंड के ले सकते हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोगरपुर, जिला ग्वालियर के दिनेश कुमार ने। आपने दूध निकालने वाली मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आपको आज मिल्किंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। मिल्किंग मशीन का मुख्यतः कार्य है जो है हमारे पशुओं से दूध को ऑटोमेटिकली निकालना। तो उसका प्रोसेस पहले जानते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो उसमें टिट कप्स होते हैं और फिर वैक्यूम पंप होता है, आपका मिल्किंग लाइन होता है और रिजर्वायर होता है और एक पल्सेटर होता है। तो इसमें कैसे पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम जानते हैं। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। तो इसमें सबसे पहले जो टिट कप्स हैं उसे हम जो है थन पर लगाएंगे। और ये लगाने से पहले सबसे पहले थनों को और टिट कप्स को अच्छे से धो देंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले और हमारा दूध का क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो उसके बाद फिर लगा करके टिट कप्स को टाइट करके लगाएंगे, क्योंकि अगर वो टाइट नहीं रहेगा तो वैक्यूम लीक होगा तो फिर मिल्किंग सही से नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप उसे लगाएंगे और एयर टाइट वे में टिट कप्स को लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करते ही जो है वैक्यूम बन जाएगी मशीन में और हमारा सारा जो है मिल्क जो है वो पल्सेटिंग मोड में आपके पशुओं से जो है मिल्किंग लाइन में जाएगा। मिल्किंग लाइन से रिजर्वायर में जाके स्टोर होता जाएगा। अब पल्सेटर का क्या काम है? पल्सेटिंग का ये काम है कि पल्सेटर जो हमारा कंपोनेंट लगा है, मशीन जो है ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम की ओर, वैक्यूम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर बार बार वो जो है
होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो ये सारा जो है तरीका था। पहले टीट कप्स हमने लगाया वैक्यूम के बाद फिर जो है वो आपका दूध जो है मिल्क लाइन से होते हुए पल्सेटिंग मैनर में वो पहुंच गया मिल्किंग लाइन में, फिर रिजर्वायर में, और फिर हम मशीन बंद कर देंगे तो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा टीट कप्स, जो उसे आप किसान भाइयों एवं बहनों जो है उसे आप निकाल सकते हैं। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। किसान भाइयों एवं बहनों को एक जो कुछ सावधानियां हैं जो जिन्हें ध्यान रखना है मिल्किंग मशीन ऑपरेट करते समय। पहला है कि वैक्यूम लेवल जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा वैक्यूम लेवल मशीन में सेट करने पर जो हमारे पशुओं को जो है नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो पल्सेटिंग रेट है उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवा के रखेंगे। जो नेचुरल जैसे बछड़ा जो है गाय का दूध पीता है तो उस फ्रीक्वेंसी से पल्सेटिंग रेट को मैच कराने से आपका दूध जो एक्सट्रैक्शन होगा, जो दूध निकाला जाएगा पशुओं से, वो सबसे अधिक होगा। तीसरा जो है आप सफाई करके रखेंगे, मिल्किंग मशीन की सफाई करके रखें, क्योंकि हम सबको पता है कि दूध में जो है बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, तो आप उसकी सफाई अवश्य करेंगे जिससे कि दूध की क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। और चौथा, जो टिट कप डिज़ाइन है वो अलग अलग थन और टिट्स के साइज़ के हिसाब से अलग अलग मार्केट में उपलब्ध है, तो आप करेक्ट टिट साइज़ लगाएंगे ताकि हमारे जो पशुओं को जो है वो डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। तो ये सारी सावधानियों का आप ध्यान रखते हुए मिल्किंग मशीन को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे